नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज में। तो हम लोग जो है आधुनिक काल के द्विवेदी युग पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे थे। आज उसके आगे देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। तो यहाँ बताना है कि कौन सा महाकाव्य नहीं है। तो साकेत और प्रिय प्रवास, ये दो चीज़ तो कॉमन है, सबको पता होगा कि ये दोनों हैं। फिर है रामचरित चिंतामणि, ये भी है। ये जयद्रथवध जो है ये नहीं है। ये क्या है? ये खंड काव्य है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? तो ये है वंशीधर शुक्ल की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये, आलसियों के लिए ये पंक्ति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? तो यहाँ कल्पना का अतिरेक ही नहीं है। ठीक है, कल्पना का अतिरेक जो है द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि जो है राष्ट्रीयता, इतवृत्तात्मकता और नीति और आदर्श का चित्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा गलत कथन है? तो देखिए इसमें से कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है। अभी ऊपर हम लोग देख के आए हैं कि राष्ट्रीयता इनकी जो है विशेषता है, तो यही गलत हो जाएगा। यहीं पे हम लोग जो है पकड़ लिए हैं कि ये ऑप्शन गलत है। चलिए देख लेते हैं इससे सही ऑप्शन क्या है। तो द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है, ये सही है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार है, ये सही है। और द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये तीन विशेषता आप लोग याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं लगा के पूछ लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य कौन सा है? उद्धव शतक। ठीक है, उद्धव शतक। और किसका है पता होगा आप सभी को? जगन्नाथ रत्नाकर का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उद्धव शतक जो है 1970 का है। ठीक है, इनकी अन्य प्रसिद्ध कृति है कौन सी है? काव्य पुरुष, जिसकी जो है रचना सन 1955 में खड़ी बोली में की गई है। ये भाषा किस भाषा में रचना लिखी गई है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ लिया जाए कि उद्धव शतक किस भाषा में लिखी गई है, तो यहाँ ऐसे दे दिया गया होगा खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, है ना। तो ब्रजभाषा है इसकी, और जो है इनका जो काव्य पुरुष है वो खड़ी बोली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है धराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? धराधर धावन शीर्षक से मेघदूत का कालिदास के, तो वो है राय देवी प्रसाद गूढ़। ओके, चलिए इनकी कृतियां देख लेते हैं। इनमें से पूछा गया है एक मृत्युंजय। ठीक है, स्वदेशी कुंडल है इनका, राम रावण का विरोध और अमलता से भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसका है?
तो ये विचार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। द्विवेदी से आचार्य हजारी प्रसाद ही जल्दी निकलते हैं मुंह से। तो यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। इनका विचार जो है क्या था कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन में आनंददायी प्रभाव डालती है। तो ये आप सब लोग जब कविता पढ़िएगा तो महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका है? हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कि मैथिली शरण गुप्त का नहीं है। तो जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर इनका है, जबकि मानसी नहीं है। मानसी किसका है? मानसी 1920 में लिखा गया है ना। अरे रामनरेश त्रिपाठी का है, ठीक है। इनका जो है रामनरेश त्रिपाठी का मिलन पथिक। मानसी 20 में नहीं लिखा गया, मानसी शायद 27 में लिखा गया है, वो गलत हो गया है। स्वप्न जो है 29 में, जबकि द्वापर, महाभारत, विष्णुप्रिया काव्य ग्रंथ लेखक मैथिली शरण गुप्त का है। मानसी 27 का है, ना कि 20 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये कथन किसका है? तो ये हमारे मैथिली शरण गुप्त का कथन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई हैं जिसको देख लेते हैं। पूछा जाता है कि श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। तो ये किसका है? दिनकर का है। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महराज। ये किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और जो है हरिओत का है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये हरिओत का पंक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए, ठीक है। तो ये है साकेत। साकेत कब लिखा गया है? कमेंट करके बताइएगा क्योंकि कल वाली क्लास में बार बार ये रिपीट हो रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। जहाँ व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई की बात है, वहाँ पे हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी ही सबसे पहले काम किए हैं, ठीक है। अब है एकांतवासी योगी, ठीक है। ये हर्मिट का अनुवाद है। हर्मिट किसका है? गोल्ड स्मिथ का है ना। तो ये जो है इसके रचयिता कौन है? तो हो जाएंगे श्रीधर पाठक। ओके। इसका रचना काल क्या है? रचना वर्ष जरूर बताइएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी कुछ अनुदित है, कुछ मौलिक रचनाएं हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक नज़र में देख लेते हैं। अनुदित है गणितीय एवं दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उज्जड़ ग्राम, श्रांत पथिक और ऋतुसंहार। मौलिक इनका वनाष्टक, देहरादून, भारत की जगत, जगत सच्चाई, सार, स्वर्गीय बीड़ा, ठीक है। एक स्वर्गीय बीड़ा है, एक राष्ट्रीय बीड़ा है ना। धनंजय, विजय, सांध्य, आटन, गुणवंत, हेमंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। तो यहाँ पे हो जाएगा कानपुर, है ना। द्विवेदी जी के जो है ये काव्य संग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है कि काव्य मंजूषा, फिर है सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्ज, वली व्रतम। ये जो है महावीर प्रसाद के
काव्य संग्रह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो थे हरियोध जी, ठीक है। और कवि सम्राट की वो है मैथिली शरण गुप्त। दोनों में थोड़ा सा माइनर अंतर है ना। हरियोध को जो है कवि सम्राट की उपाधि दी गई। गणपत चंद्र गुप्त ने हरियोध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है, ठीक है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का हिंदी महाकाव्य माना जाता है, ये सभी को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट तथा डिटर्जेंट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो हमारे श्रीधर पाठक हैं। हरमिट का क्या हो जाएगा? श्रांत पथी। और उजड़ ग्राम हो जाएगा किसका? डिटर्जेंट विलेज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये हो जाएंगे मुकुटधर पांडे। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्त सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? तो वो हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले हो जाएगा भारत भारती। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में है। विश्वरूप 25 में है। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। साकेत 31 का है और यशोधरा जो है 32 का है। सॉरी, विष्णुप्रिया 25 का नहीं, पंचवटी 25 का है। विष्णुप्रिया जो है 57 का है। ये गलती से विष्णु पंचवटी जो है 25 का है। तो है भारत भारती 12, साकेत 31, यशोधरा 32 और ये है 57। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कविता कौमुदी से संबंधित सही कथन नहीं है, नहीं बताना है। तो यह लिखा है, पहला ऑप्शन है कि ये संग्रह 10 खंडों में, यही गलत है। ये जो है 8 खंडों में है, ठीक है। और सब जो है सही है। देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इनमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में संकलित किया गया है। जो ये हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत ये सब भाषाएं आ रही हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाएंगी क्योंकि पूछा जा सकता है कि कविता कौमुदी में कौन कौन सी भाषाएं थी, ठीक है। तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत। फिर अगला है कि इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। तो चलिए देख लेते हैं। लिखा है कि जो है इसमें जो है कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है, जिन्हें त्रिपाठी जी 25 से 30 के बीच अवध के गांव-गांव में घूमकर संग्रहित किया था। तो ये नाम याद रखिएगा कि कहाँ के गांव? तो अवध के गांव, ठीक है। इसमें से सोहर, कजरी, बिरहा, होरी, मेला गीत, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल हैं। तो ये जितने गीत हैं ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कविता कौमुदी में कि कौन कौन से गीत संग्रहित थे। ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाएगा, कुछ अलग कर दिया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु बिच्छू से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत
सभी पर कविता हो सकती है, तो सही बात है, सभी पे कविता हो सकती है, लेकिन ये किसने कहा है? तो ये कहा है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बहुत ही अच्छी बात कही है कि कोई भी वस्तु है उस पर कविता लिखी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारती की रचना का उद्देश्य है अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। जो नेट की तैयारी कर रहा होगा तो ये जो है भारत भारती लगा हुआ है उसको पता होगा, ठीक है, कि इनमें तीनों की बात की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरिऔध कृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। तो वो है प्रिय प्रवास। ये हम जो कल पढ़ा रहे थे ये, तो फिर हम इस पर डिस्कस किए थे कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए पूछा गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है PYQ से बनते हैं और PYQ ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, एक एक ऑप्शन को ध्यान में रख के विथ डिटेल से। ओके, चलिए देख लेते हैं। हरि प्रिय प्रवास में सबको पता होगा कि ये जो है 14 में लिखा गया, 17 सर्ग हैं। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक वर्णन है, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। हरिऔध ने पारिजात प्रबंध काव्य की रचना की, 15 सर्ग हैं। इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का वर्णन है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? ब्रजंगना विलाप। यहाँ जितना भी लिखा है सब एक एक शब्द मानो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? तो जो है वो है अभी ऊपर कवि सम्राट, यहाँ पे राष्ट्र कवि, ठीक है। तो कवि सम्राट तो हरिऔध को कहा गया है, ठीक है, और जो है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? तो द्विवेदी युग के जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। इसकी समयावधि क्या है? 1918 तक। आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग को क्या नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। प्रथम धारा भारतेंद्र युग को कहा है। इसका समय जो है 1893 से 1918 है। इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। फिर है कि प्रश्न में जागरण काल दिया गया है जो कि असंगत है, ठीक है। यहाँ पे होगा जागरण सुधार काल होगा, ना कि जागरण काल। ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे सुधार भी लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। अभी इसके बारे में डिस्कस किया है ऊपर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हरिऔध का। ओके, और ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? पंक्ति प्रिय प्रवास से ली गई हैं, ये भी याद रखिएगा। आज ये जो है पंक्ति देख लेते हैं, हल्दी घाटी का है कि आज यही पावन समाज में दीप जलाने आया हूँ, श्याम नारायण पांडे का है। फिर है अगला कि वंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी है, वंधवता में बंधे परस्पर बद्धता के अज्ञानी है। ये है श्रीधर पाठक का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं? सारी रचनाएं ब्रजभाषा में किसने की हैं? तो वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो ब्रजभाषा में है, ये याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि गंगा अवतरण
कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो सारी ब्रज भाषा में ही है। ठीक है। इनका गंगा अवतरण, उधर सकता है हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकशी, विराष्टक, सब जो है इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। जयद्रथ वध रचना किसकी है? अगर ध्यान से PYQ करें तो हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ये मैथिली शरण गुप्त का है। अभी देख के आए क्या है, खंड काव्य है ना, काव्य रूप भी देखते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माइकल मधुसूदन दत्तकृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो यह है मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने जो है कुछ रचनाएं जो है मधुप उपनाम से की हैं। ठीक, जकी उपनाम से जगन्नाथ, मधुप उपनाम से मैथिली शरण। इनके अनुदित काव्य हैं प्लासी का युद्ध, मेघनाथ का वध और व्रत संहार। ठीक है, अनुदित रचनाएं पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण की गुप्त की इनमें से कौन सी अनुदित रचनाएं हैं। ठीक है, तो अगर याद होगा तभी कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये रचनाएं जो है मैथिली की अनुदित हैं। अगला क्वेश्चन है कि काव्य मंजूषा की रचयिता है। तो काव्य मंजूषा जो है अभी ऊपर डिस्कस किए थे ना, महावीर प्रसाद की रचना है, वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, देखो यहाँ भी दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ इसमें है महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता जो है सर्गो नरक ठिकाना नाही, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके प्रत्युत्तर में लिखा था, आपको पता होगा, बाल मुकुंद गुप्त के, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो ये है प्रिय प्रवास, मैथिली की नहीं है, हरिओद की है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जो है बार बार वही सब चीज़ आ रहा है, तो इसलिए हम रिपीट नहीं कर रहे हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी की कौन सी नहीं है? तो ये है श्रांत पथिक। किसका है? मैं श्रीधर का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य है। तो ये हो जाएगा प्रिय प्रवास, 14-17 सर्ग, प्रबंध काव्य, प्रथम खड़ी बोली में रचित रचना, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेम पथिक। प्रेम पथिक किसका है? जयशंकर प्रसाद का। प्रेम पथिक किसी और का भी है, याद नहीं आ रहा है। प्रेम पथिक नाम से किसने लिखा है? किसी और ने भी लिखा है। और सारी रचनाएं जो है मैथिली की हैं, यशोधरा, जयद्रथ वध और भारती। अगला क्वेश्चन है कि शुक्ल जी के अनुसार गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त है, क्या है? सामंजस्यवादी कवि, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्वयं को जो है मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं? कौटुंबिक कवि मात्र, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मत में झूमने वाले कवि नहीं। वास्तव में है सामंजस्यवादी, कोई झूमने वाले कवि नहीं है। किसने कहा है मैथिली शरण गुप्त के बारे में ये? तो कहा है हमारे रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है? मौलिक नहीं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। हमको पता नहीं था कि आगे ये क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन पूछा गया है। तो ऐसे ही ऑप्शन पे ध्यान रखिए, ध्यान रख के PYQ सॉल्व करिएगा। PYQ सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यही है, ना कि एक लाइन में पढ़ा कि ये रचना ऐसी है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं
कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में कौन सी अनूदित है, तो अनूदित कौन सी है, मेघनाद वध, है ना। ये 3 रचनाएं इनकी अनूदित है, मेघनाद वध, प्लासी का वध और व्रत संहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये लाइन, भारत भारती की रचना मूल प्रेरणा मुसद्दते हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफे के कृत भारत दर्पण पुस्तक से है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत चाल, ये काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं, तो मेरे चपल यौवन बाल मैथिली शरण गुप्त का है। इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि आप लोग शुरू से सुनते आइएगा, आ रहे होंगे कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, मनोरंजन कर के लिए ही कविता रची नहीं जाती है, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये जो है इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मधु उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है, तो वो है हमारे मैथिली शरण गुप्त। ओके, और जकी उपनाम से किसने किया है, कमेंट करिएगा, क्योंकि अभी ऊपर हम बता के आए हैं। जकी, देखो इसका ट्रिक ऐसे है कि मधु माँ से शुरू होता है, मैथिली भी माँ से शुरू होता है ना, जकी जा से शुरू होता है, जगन्नाथ रत्नाकर भी जा से शुरू होता है। ऐसे याद करिएगा तो हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है, बताइए। साकेत में लिखी है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, साकेत में ही लिखी है। कंफर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो जला, तर शिखर पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का आशय यहाँ पूछा गया। अभी तक ये काव्य पंक्ति किसकी है, ठीक है, किस कविता से ली गई है, ये पूछा जा रहा था, अब पूछ लिया गया आशय क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, ऑप्शन बी, और जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना। पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ये देखो अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं। अगर डिटेल में पढ़े होंगे सारे क्वेश्चन तो आप ऐसे ही ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, भारत भारती की रचना मुसद्दते हुद्दो जज्जे इस्लाम की प्रेरणा से है, सही बात है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृत विफल रही, बिल्कुल नहीं। फिर है गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रज दत्तात्रेय कैफे से प्रभावित थे, ये भी सही है ना। ये ऑप्शन ये गलत है, ए डी जहाँ पे होगा वो ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी में है, सॉरी ए डी नहीं ए सी होगा, डी तो गलत ही था ना, ऑप्शन ए सही होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, वह यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद के बारे में कहा है। इनकी प्रसिद्ध कविता क्या है, स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो
आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।